हम्म तो हमारा टॉपिक था बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन है। अब इसकी जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो दो चीजें ध्यान रखना कि इसकी डेरिवेशन दो तरीके से हो सकती है, एक विदाउट फ्रिक्शन और एक विद फ्रिक्शन। ठीक है। तो एग्जाम में विद फ्रिक्शन वाला केस ही आता है, विदाउट फ्रिक्शन वाला केस नहीं आता है। ठीक है। डायग्राम समझेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का। ये मान लीजिए कि कर्व्ड है, मतलब कि टर्न है, क्योंकि जो बैंकिंग ऑफ द रोड होता है वो टर्न पे ही होता है। तो लेवल ये हो गया, मतलब रोड का लेवल ये होगा। बट आपने क्या करा है, इनर एज के कंपेयर में आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया है, लिफ्ट कर दिया है। तो ये आपने उठाया। तो डायग्राम मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो ये टर्न है, तो ये लेवल रोड है। ठीक है। इसको आपने इनर एज के कंपेयर में आउटर एज को क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। लिफ्ट किया तो कितना एंगल लिफ्ट किया है, थीटा एंगल लिफ्ट कर दिया। ठीक है। थीटा एंगल लिफ्ट किया है, और इस पे ये मान लीजिए कि गाड़ी टर्न ले रही है, चल रही है। तो सिंपल सी बात है कि क्या क्या फोर्स इस पे, फ्री बॉडी डायग्राम हमें समझना है। तो एक तो होगा इसका वेट mg, एक होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन, है ना, और तीसरा क्या होगा इसका फ्रिक्शन फोर्स। एक केस होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इस चीज को मैं अलग से, मतलब सिर्फ एक पॉइंट के बेस पे समझा रहा हूँ। तो पॉइंट के बेस पे देखिए, ये हो गया इसका mg, ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, और ये हो गया इसका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अगर पॉइंट के बेस पे देखें तो ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो जो आर है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक आर इस साइड बनेगा और एक आर सेंटर की तरफ बनेगा। और ये थीटा एंगल है, तो इसका थीटा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है। इसका थीटा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। तो ये क्या बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है। तो अब अगर आप देखो, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बनेगा इस साइड और एक बनेगा सेंटर की तरफ। ठीक है। एक बनेगा डाउन साइड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक बनेगा इस साइड। और इसमें जो एंगल थीटा बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला। ठीक है। ये वाला एंगल थीटा बनेगा। तो ये अगर एंगल थीटा बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ फोर्सेस समझ में आया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिस तरीके से बनाया है सभी को समझ में आया। हम थीटा कैसे ले रहे हैं? थीटा कैसे ले रहे हैं, देखिए थीटा लेने का तरीका देखिए, समझिए। फॉर एग्जांपल रेस्ट केस समझिए कि जो भी हम केस एंगल के देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिकली है, डायग्रामेटिकली इसको समझा जा रहा है, एंगल को डायग्रामेटिकली लिया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री या फिगर कह लो। इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर अगर हम आइडियल केस देखें तो कार कैसे खड़ी है, मतलब कार कैसे खड़ी होगी, ऐसे, है ना। एक लेवल रोड पे कार ऐसे खड़ी होगी। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऐसे होगा, वर्टिकली, यानी कि ऐसे होगा। इनिशियली नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा इनिशियली। ठीक है। अब यही कार जब बैंकिंग ऑफ द रोड पे आएगी तो ये कार कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, मतलब टर्न हो जाएगी ना, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी। हो गई ना। तो कार टेढ़ी हो गई, कार टेढ़ी हुई तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यस सर। इतनी बात समझ में आई। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आया किधर से, इधर से आया है ना। तो ये एंगल भी किधर से बनाएगा, इधर से बनाएगा। तो ये एंगल इसका थीटा बन गया। और वो उतना ही एंगल बनाएगा जितना आप इसको उठाओगे। रोड जितना उठेगा उतना ही ये टेढ़ा होगा और उतना ही एंगल बनेगा। समझ में आई बात। ओके सर। ठीक है। इसी तरीके से फ्रिक्शन समझ लो कि अगर फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो जब ये बैंकिंग ऑफ द रोड पे आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ चला गया, इधर चला गया, है ना। फ्रिक्शन कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो किधर से आया, इधर से आया ना। तो ये एंगल आप थीटा लोगे और उतना ही लोगे जितना रोड
लिफ्ट होगा। तो सर वो जो रोड पे बन रहा है वहाँ पे जो आपने डायग्राम में थीटा बनाया उसका क्या रोल है फिर? वो बस डिस्प्लेसमेंट ये दिखा जो रहा है कि थीटा कितना है, वो अप हो गया। ये वाला जो थीटा कह रहे हो आप, यस सर। ये थीटा वो बता रहा है कि आपने बैंकिंग ऑफ द रोड में जो रोड है वो कितनी लिफ्ट हुई है, कितने एंगल से लिफ्ट हुई है। मतलब जितने एंगल से लिफ्ट होगी उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, उतना ही गाड़ी टेढ़ी होगी। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है, तो मतलब आपको फोर्सेस क्लियर है। ये मैंने अलग से बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्जाम में क्या होता है, आप इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आप यहीं पे बना के दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो एक इधर दिखा देंगे, एक इधर दिखा देंगे, और फिर फ्रिक्शन फोर्स को इधर दिखा देंगे, इधर दिखा देंगे। मतलब इसी डायग्राम में ये बनाया जा सकता है। मतलब जस्ट इसको उठा के यहाँ रख दो कार के ऊपर, समझ गए? ये मैंने अलग से कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि किस तरीके से फोर्स ब्रेक कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं, इसलिए ये मैंने इधर बनाया। अदरवाइज ये पूरा चीज इसके ऊपर बनाना है। समझ गए? यस सर। ये ध्यान रखना है जब आप डेरिवेशन करेंगे तो अब इसका डेरिवेशन पार्ट आता है। तो अब जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे। तो फोर्सेस को अगर आप बैलेंस करोगे, जस्ट कि वर्टिकल कोई मोशन है नहीं, है ना, वर्टिकल मोशन है नहीं, तो अगर देखिए क्या क्या है फ्रॉम फिगर, हम अगर देखते हैं तो फ्रॉम फिगर में हमें वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या मिलते हैं। वर्टिकल फोर्सेस मिलते हैं दैट इज आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस में एम जी, यानी कि आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एम जी। एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है, एक तो ये मिल गया आपको। दूसरी क्या मिल सकती है, अगेन यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जो सेंटर की तरफ होगा, है ना, सेंटर की तरफ जो होगा वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। देखिए जरा, और ये इक्वेशन होगी, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं, है ना, ये दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंटीमीटर फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम वी स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज आपकी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन क्या आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो डिवाइड करोगे तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर और एम जी। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से आर कॉस थीटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से कॉमन ले लो, एक तरीका तो ये है, या फिर आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर कॉस थीटा। ठीक है, ये सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो आर कॉस थीटा से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, है ना, मैथमेटिकली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। सर उसमें हमारा m कहाँ चले गया, एम वी स्क्वायर एम से बाय एम आर जी एम था। से एम कैंसिल हो गया ना। ओके ओके।
ठीक है, तो अब देखो क्या क्या है, आर से आर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं हुआ। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिए, तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन। ठीक है, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, और प्लस में एफ बाय आर है, तो एफ बाय आर क्या होता है, म्यू के बराबर। ठीक है, एफ बाय आर क्या होता है, म्यू के बराबर, मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एफ बाय आर अपॉन में आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वन, माइनस एफ से आर बचा है, साइन बाय कॉस बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाय आर साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, अब एफ बाय आर किसके बराबर होता है, कौन बताएगा, एफ बाय आर किसके बराबर होता है, म्यू। सर म्यू म्यू। के, म्यू के, तो टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और आपको वी ही निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, और v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई जब बैंकिंग ऑफ द रोड पे होगा। ठीक है, सर मतलब अब ये जो हमने प्रूव किया है, ये जो हमें आउटपुट मिला इससे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके होंगे। हाँ डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके हम लोग, वैसे न्यूमेरिकल तो रेयरली आएगा इसके ऊपर, इसकी डेरिवेशन आती है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आना तो कम है कि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाएगा, पर इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सर तो आपने जो कहा कि इसमें जो फ्रिक्शनलेस वाला केस है, उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन वाले केस में फिर फ्रिक्शन नहीं होगा, ये फ्रिक्शन नहीं होगा, तो फ्रिक्शन उसमें नहीं होगा तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा नहीं होगा, तो सिर्फ आर साइन थीटा आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये एफ साइन थीटा हट जाएगा, एफ कॉस थीटा हट जाएगा, बाकी सब प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला सिंपली पता है, इसका फॉर्मूला फिर वो बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट वाला जो केस है उसमें जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ओके सर। नोट कर लो तो बता देना। सर कर लिया नोट। कर लिया, सर हो गया। डन सर। डन। यशस्वी जी लेट कैसे हो गए आप? सर लाइट नहीं थी। अच्छा, फिर क्या लाइट वाले को कॉल किया कि कॉल कर भाई चालू जो करो, लाइट क्लास है मेरी है। नहीं सर, नहीं नहीं, आधा घंटा हो गया था, मतलब आ जाती है। देखिए वैसे तो ये जो तीन डेरिवेशन अभी हमने करी, कर्व्ड लेवल रोड, ठीक है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ कर्व्ड लेवल रोड, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, और ये बैंकिंग ऑफ द रोड, ये जो तीन डेरिवेशन है इसके डायरेक्ट क्वेश्चन डेरिवेशन के ही आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आने के बहुत रेयरली चांस है कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए।
न्यूमेरिकल इससे पहले जो हमने किए उन पे न्यूमेरिकल आते हैं, और जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, मतलब आई गई सर लगभग, हाँ, आई गई। आई गई। चलो, कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को। सर हमें क्या, उसमें तो शायद 6 क्लास से इन्होंने कोडिंग रख दिया बच्चों की। कोडिंग रखी नहीं है, वो वोकेशनल कोर्सेज आ जाएंगे, फिर आपके इच्छा के अनुसार चलते रहो। फिर अब आपके जो आपका मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि हाँ यही पढ़ना पड़ेगा। मतलब मान लो कि आप फिजिक्स के साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हो तो म्यूजिक भी पढ़ सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता आपको। और हर जगह यही पैटर्न चलेगा। क्या होता है कि अभी महाराष्ट्र में अलग तरीके की पढ़ाई है, यूपी की अलग तरीके की पढ़ाई है, वो चीज़ है। सर अब तो हमारा स्कूल ही खत्म होने वाला है, अब जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज किया है। कॉलेज कॉलेज तो है, कॉलेज में काफ़ी बेनिफिशियल हो गया अब। हाँ देखते हैं, बस अच्छे कॉलेज में चले जाएं एक बार। पढ़ाई करो, चले जाओगे। हाँ जी, तो आपका चैप्टर हुआ फिनिश। खुशी की बात यह है कि आपका चैप्टर हो गया फिनिश। अब सर मेरी तो सुनो, सुनाओ। मैं कह रही थी कि हमारे ना स्कूल में सर ने कोई रिलेशन कराया है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, हाँ तो कराते हैं। वो हाँ वो भी वो मेरे समझ नहीं आ रहा। हाँ वो कराते हैं, अभी कराते हैं मोमेंटम और काइनेटिक तो एनर्जी सर का वो रिलेशन। करा दो, मतलब सर मतलब आज क्वेश्चन भी पूछे थे कि अगर जो क्या कहते हैं मोमेंटम 50% से हाँ इंक्रीज हो हाँ जाएगा हाँ तो हाँ हाँ काइनेटिक हाँ, एनर्जी क्या। बहुत इजी है। तो वो अभी देखो ऐसे समझ में आ जाएगा, यूं समझ आ जाएगा, यूं। ठीक है। फिर यूं समझा दो बस अब। अच्छा, प्रकृति, रंशिका, यशस्वी, अदिति। यस सर। हाँ, सबका यस सर ही निकलता है, उसके अलावा भी कुछ बोल लिया करो भाई। हैं? कभी कभी तो ऐसे लगता है कि क्लास में मैं और ईशा ही हैं बस, बाकी तो सब कोई है ही नहीं। सर मैं तो ऑलवेज प्रेजेंट होती हूँ। मुझे अकेले अकेले मत फील करवाया करो। बच्चे हो साथ में तो बच्चे की तो आवाज आनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए हाँ बच्चे बैठे हैं क्लास में। ठीक है, बोला करो। कोई डाउट कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। अगर कुछ पूछ नहीं रहे इसका मतलब तो क्यों रंशिका, पढ़ाई हो रही है? उसकी आवाज ही नहीं आ रही। अदिति, सर स्कूल में पेपर चल रहे हैं फिर। स्कूल में पेपर चल रहे हैं? पेपर स्टार्ट हो गए आप लोगों के? किस किस के पेपर स्टार्ट हो गए? सर मेरे भी होने वाले हैं 6 अगस्त से ऑनलाइन असेसमेंट। अच्छा, और किसी के होने वाले हो? छुट्टी हो गए। अच्छा, प्रकृति के हो गए। सर मेरे भी हो गए। यशस्वी के भी हो गए, सही है। स्कूल चालू हुआ नहीं कि एग्जाम्स हो गए हैं? सर पता है हमारे ना नहीं डायरी में पता। जो नोट लिखे रहते हैं ना, हाँ सर मैं बता रही हूँ ना, तो हाँ। उसमें लिखा था कि 4 अगस्त से हमारे पेपर स्टार्ट होंगे। पर अच्छा, इनने बहुत जल्दी रख दिए, जुलाई में ही कर दिए पेपर। ये मतलब ये फर्स्ट टर्म ले लिया क्या आप लोगों का? यस हाँ सर। सर ग्रेडिंग भी होगी। फर्स्ट टर्म अभी से ले लिया? सितंबर में कहीं जाके लेना चाहिए इनको फर्स्ट टर्म तो। सर वैसे नहीं, मतलब वो जो बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं रख देते, ये यूनिट उसका टेस्ट में। काइनेटिक एनर्जी रिलेशन बिटवीन, बेसिकली ये जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है ना, ये वैसे तो चैप्टर 6 से है, क्योंकि ये मैं चैप्टर 6 में करा था। बट अगर अभी आप बोल रहे हो तो क्योंकि चैप्टर 6 में हम काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम हमने अभी पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो इसलिए वहां पे इसका चैप्टर 6 में इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इस रिलेशन के। बट आप पूछ रहे हो तो हम सर बता देते हमारे सर तो सब कुछ ही मिक्सअप करके करा देते हैं, एडवांस लेवल का ही पढ़ा रहे हैं वो कुछ। हैं। रिलेशन बिटवीन, ये 6 चैप्टर का एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि पी। आप सभी को पता है, चलो इतना तो पता है इसलिए ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एज यू नो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ ई से लिख रहा हूँ।
इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया किससे, m से, ठीक है, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये बन क्या गया हमारा, हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि m का स्क्वायर हो जाएगा और v का स्क्वायर, तो एम वी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा m। तो एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम, तो आप इसको लिख सकते हो p का स्क्वायर अपॉन में 2m, क्योंकि एज p इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, है ना। तो p मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2me अंडर रूट, ये रिलेशन आ गया, या फिर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me। अब इस रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा वो निकालना पड़ेगा हर चीज में। अब इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है बोलेगा कि मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 50%, इंक्रीज टू 30%। देखो दो लाइन है, दैट इज टू एंड बाय, ठीक है। इसमें टू और बाय में फर्क क्या है, ये चीज देखो, टू का मतलब है कि वो वैल्यू इंक्रीज होके उतनी हुई है, ठीक है, मतलब अगर बोला जाए कि वो इनिशियली 20% है या इनिशियली 40-100 है, तो इंक्रीज टू का मतलब है कि वो उतनी इंक्रीज बढ़ के उतनी वैल्यू होगी है। बट जब हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज बाय, तो ऐसे केस में वो ऑलरेडी इतने थी, उसमें और वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है, इतनी वैल्यू और ऐड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, तो जब परसेंट की बात होती है तो कोई भी वैल्यू इनिशियली क्या होती है, 100% होती है, अपने आप में 100% होती है, मैथ में सीखा है आपने, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। मैं कोई भी चीज लूंगा वो 100% लूंगा, उसमें मैं कुछ भी जोड़ूंगा, ऐड करूंगा या माइनस करूंगा, उसमें करूंगा ना मैं, तो जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो क्या है, अपने आप में पूरी वैल्यू है, यानी कि 100% है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या आती है 100%, उसमें आपने 50% और इंक्रीज कर दिया, तो जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, फाइनल एनर्जी हो जाएगी 150% ऑफ इनिशियल एनर्जी, समझे। तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 150% ऑफ इनिशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये, समझ में आया ईशा। सर उन्होंने दो केसेस बताए थे, जैसे अगर हम 1 to 10% के बीच की बात करते हैं तो हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि एरर में हमने करा था, और उससे ज्यादा का अगर हम लेते हैं इंक्रीज, तो उस दूसरा उन्होंने कोई फॉर्मूला यूज कराया था। कौन सा तो फॉर्मूला उन्होंने यूज ऐसे कराया दो था। दो केसेस कराए थे। सर रुको, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मेरे को समझ तो आया नहीं, किया ही नहीं मैंने, चेक करके बताती हूँ। बाकी ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन का, जिसको हम इसके ऊपर और डिटेलिंग में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अभी आपको नोट करना है तो ये नोट कर सकते हो। सर नोट तो कर दिया, बट मैं ना आपको वो वाला बाद में भेजूंगी, मैं लैपटॉप में लिया था स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। बाकी सब ने तो चैप्टर 6 में ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज चैप्टर आप 5 आपका खत्म हो गया है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5.5, a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5.5, बोल रहा है कि एक रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब नेगेटिव फोर्स, यानी कि F इज इक्वल टू क्या हो गया, -50 न्यूटन, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, यानी कि मास गिवन है 20 kg, एंड मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है बॉडी। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितना टाइम लेगी बॉडी स्टॉप होने में। ये तो आप सॉल्व करके बता ही सकते हैं, जरा ट्राई करें, 2 मिनट में हो जाना चाहिए वैसे सॉल्व।
हुआ? सर 6 मे बी कितना? सेकेंड्स 6 हाँ 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स राइट आंसर। स्टॉप होने की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो बेसिकली बात आपको a चाहिए। अब a इज इक्वल टू कैसे आ सकता है, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो गया फोर्स बाय मास दैट इज -50 अपॉन में 20। तो कितना आ गया ये -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया है तो वेलोसिटी निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम निकालना है तो 0 इज इक्वल टू यू कितना है 15 प्लस माइनस का 2.5। ठीक है, और t, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 15 इज इक्वल टू -2.5 और ये आ गया t, नीचे आएगा 15 माइनस से माइनस कैंसिल 2.5 इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेकेंड। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5.6, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, यानी कि मास कितना दिया हुआ है 3 kg और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है इनिशियल से फाइनल दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड और v हो गया 3.5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 25 सेकेंड्स में। ठीक है, 25 सेकेंड्स में द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन तो छोड़ो, फोर्स की वैल्यू बताइए क्या आएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बाद में देखते हैं क्या आता है। फोर्स बताइए कितना फोर्स है। सर 0.18 न्यूटन आ रहा है। 0.18 न्यूटन आ रहा है यशस्वी का, बाकी होगा सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। सर सेम है। क्या आ रहा है? सेम है, अच्छा। यस सर। सही है, 0.18 बिल्कुल सही है। सिंपल सी बात है, देखिए फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो गिवन है, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आता है v माइनस यू अपॉन में t। तो वैल्यूज आपको गिवन है v माइनस यू अपॉन में t, तो एक्सीलरेशन कितना आया है आप लोगों का 0.06 मीटर पर सेकेंड और फोर्स फिर आपका आ जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन 0.18 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी आप बताइए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या हो सकती है? देखो फोर्स आया पॉजिटिव, फोर्स या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव फोर्स है। और अगर यही फोर्स नेगेटिव आता तो आप बोलते इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि नेगेटिव हो गया मतलब कि रिटार्डिंग फोर्स हो गया, बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5.7। क्वेश्चन नंबर 5.7। तो 5.7 इज दिस, क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेक्टेड अपॉन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, दैट इज 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, दो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो सकता है कि एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो मान लीजिए F1 आपका 8 न्यूटन है और F2 आपका कितना है 6 न्यूटन, ये लग रहा है। तो दो फोर्सेस लग रहा है, तो एक फोर्स मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर फोर्स F1 और F2, इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और बॉडी का मास क्या गिवन है? बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास कितना गिवन है? 5 kg। सो क्या पूछा है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है, यानी कि बेसिकली आपको एक्सेलरेशन निकालना है फिर डायरेक्शन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कोई हिंट देगा मुझे? सर फॉर्मूला लगा देंगे एक एक में, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमें गिवन है, मास हमें गिवन है, तो एक्सेलरेशन आ फोर्स तो जाएगा। यहाँ दो एक्ट कर रहे हैं ना एक ही टाइम पे, तो किस फोर्स के लिए तो लगाओगे? मतलब सर पता नहीं सर। बाकी प्रकृति? तो सर ये जैसे हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है, तो हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे शायद। बिल्कुल या सही। फिर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हम उसका निकाल लेंगे एक्सीलरेशन। जब दो तो फोर्स सर एक्ट कर रहे हैं डायरेक्शन तो भी तो आप फिर किसी उसी से आ गई। इंडिविजुअल फोर्स की बात नहीं कर सकते, आपको इसका नेट फोर्स लेना पड़ेगा। और जब भी हम दो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो बेसिकली हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट आपने निकालना सीखा है, तो इस रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो ये इसका रिजल्टेंट होगा एफ, जो कि इसके एंगल के साथ एक थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर रिजल्टेंट एफ निकालोगे तो देखो दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। तो जब भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनाना और एंगल 90 और दोनों के बीच में, तो हमने क्या सीखा है? ए का स्क्वायर प्लस सर बी का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 तो जीरो हो जाता है ना फॉर्मूले में। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है ना, फोर्थ चैप्टर? ठीक है, यस तो सर यार। सिंपल है बस। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। सर 10 न्यूटन। 100 मतलब 10 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया 10 न्यूटन। इससे आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है? 10 अपॉन में 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताइए? रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? सर वो जो हमारे पास फॉर्मूला था tan थीटा वाला, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके हम कर देंगे। अब 90 हमारे पास, तो साइन 91 ही हो जाएगा। तो Q बाय P आ जाना चाहिए। Q बाय P आ जाना चाहिए। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, tan थीटा निकाल दो, cos थीटा निकाल दो, sin थीटा निकाल दो, बेसिकली कोई भी थीटा निकाल दो, पर निकालना थीटा ही है। तो चाहे cos थीटा लो, tan थीटा लो, आपका थीटा बनना चाहिए। तो अगर आप tan थीटा लोगे तो अगर ये F1 है तो ये क्या बन जाएगा? आपका F2, है ना। और tan थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? F2 कितना है? 8, है ना। बेस कितना है? 6, 8/6। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? तो tan थीटा निकाले तो tan थीटा आपका 4/3 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3। ये आपकी डायरेक्शन आ गई। और ये किसके साथ निकाला है? F1 के साथ। The simplest form of sugar. The glucose is the ठीक है, क्लियर है? तो यस सर। यस। सबको क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, सबको
क्लियर है तो देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी है सभी के पास? सर अभी तो नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5.8, द ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर नहीं है। तो अब वो ई रिक्शा वाला भी हो सकता है, ऑटो ड्राइवर भी हो सकता है, और आजकल जापानीज कार तो आ ही रही हैं। ठीक है, तो क्या है, द ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child। यानी कि देखता है कि सामने कोई बच्चा खड़ा है और उसको बचाने के लिए वो अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाता है और 4 सेकंड के अंदर रोक देता है। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और टाइम कितना लिया उसने 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड्स के अंदर उसने गाड़ी को रोक दी। ठीक है, मतलब मान लो कि वो यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। जैसे उसने चाइल्ड को लगाया तो यहाँ उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो अब वो 36 नहीं रही, वो धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ 36 थी और यहाँ 0 थी, इसके बीच में डिक्रीज हो रहा है, बाकी यहाँ ये पूरे पे 36 है। ठीक है, पूरे पे 36 है, पर यहाँ पे 36 नहीं है, यहाँ 36 से 0 हो गया। कितने टाइम में 4 सेकेंड्स में। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। रिटार्डिंग फोर्स क्या था व्हीकल के ऊपर। द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। यानी कि थ्री व्हीलर जो है उसका मास है 400 kg, और जो मैन है उसका वेट है 65 kg, मतलब मास है 65 kg। ठीक है, तो बताइए कि कितना रिटार्डिंग फोर्स उस थ्री व्हीलर पे लगा। ये तो इजी है। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। सर तो ये जो हमारा मास है ये हम दोनों का साथ में ही लेंगे ना। साथ ही Add लेंगे, up ड्राइवर तो ऑटो के अंदर ही बैठा है ना, तो साथ ही लेंगे। करेंगे। सर फिर तो -2.5 कुछ एक्सेलरेशन आएगा। -2.5 एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया। अदिति, प्रकृति, रंशिका, यशस्वी, आप लोगों के आंसर और जवाब नहीं आते हैं, आप जो सॉल्यूशन करते हो फटाफट बताया करो। ठीक है, आप लोग बताते नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ करते ही नहीं है। बोला करो। एक्सेलरेशन तो -9 आ रहा है। -9 आ रहा है एक्सेलरेशन। यस सर। कैसे आ रहा है, v 0 है, u सर क्या। उन्होंने हाँ, आपने गलती क्या करी है मैं बता रहा हूँ। किलोमीटर पर आवर हाँ, बोला। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में देखो, टाइम सेकंड्स में है। ठीक है, सारी ऐसा ही यूनिट में है, तो इसको वेलोसिटी को भी ऐसे ही यूनिट में लेना पड़ेगा ना। किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बताया कि कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 आ जाएगा। हाँ, ये 2 तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया।
सर फिर फोर्स हमारा क्या कहते हैं 1162 कुछ आ रहा है, माइनस में 0.5 न्यूटन। 1162.5, ठीक है, ये आंसर आएगा फोर्स का। एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -2.5 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स 465 इंटू -2.5, दैट मीन्स 1162.5 माइनस का न्यूटन, ये आना चाहिए। ठीक है प्रकृति। अब आप बोलते नहीं तो कैसे पता चलता है कि आपका 9 आ रहा है? आप बोलते ही नहीं हो। यशस्वी भी नहीं बोल रही है आजकल, पहले बहुत बोलती थी। क्या हुआ यशस्वी? सर कुछ नहीं। ईशा ने बोल दिया होगा मैं ही बोलूंगी ज्यादा, और कोई नहीं बोलेगा फालतू, ठीक है? सर ऐसे तो कुछ नहीं है सर, मेरे को तो लगा था ये सब बहुत बोलने वाले हैं। लग नहीं रहा ऐसा। अदिति का तो मुझे पता था, अच्छा। बाकियों से ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे। हम्म। कोई नहीं, अभी 2 आ रही हैं तुम्हारा साथ देने के लिए, वो देंगी साथ तुम्हारा। सर आई एम वेटिंग, इंसान भी तो रही नहीं, अकेले फील कर रही हूँ मैं। घर में सारे अकेले ही फील कर रहे हैं बच्चे। चलिए, तो ये हो गया सबका, किसी का? अदिति, एक तो सबकी माइक प्रॉब्लम है, किसी की आवाज ही नहीं आती है। चैट पे लिख दिया करो, आवाज ही नहीं आ रही अदिति आपकी। एक नया ना वो ले आओ, लीड। लीड कहते हैं ना, हेडफोन ईयरफोन, 100 रुपए की आती है, ले आओ अच्छी, तो आवाज तो आएगी कम से कम। हो गया सबका? आज का होमवर्क लिखो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5.15। 5.15 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं वैसे, पर मैंने कराया है तो आप लोग सॉल्व जरूर करें। 5.15, 5.16, ये चीज भी नेक्स्ट का मोमेंटम है, तो 5.18, 5.19, 5.21, 5.25, 5.27, 5.27, 5.28, 5.28, 28 रहने दो, 5.29, 5.29, थीटा 15 डिग्री है। 10-15 डिग्री कैसे निकालोगे? छोड़ो, ये भी रहने दो, 5.29 भी रहने दो। 5.29 कर सकते हो, उसमें एंगल 15 डिग्री दे रखा है तो उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, तो वो उतना रख के आप छोड़ सकते हो, पूरा सॉल्यूशन वैसे कर सकते हो। तो मैं ये चेक कर लूंगा कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो सही लगा पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो ये हो गया। और 5.32 एंड 5.33, 5.32 और 5.33 का कॉन्सेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड है। अगर आप इसको करने में, समझने में मतलब सक्सेसफुल होते हैं तो दैट मीन्स यू आर मतलब यू कैन इजीली अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये चीज है। और 5.36, chapter 5 is very important chapter according to laws of motion and syllabus 2। so chapter 5 को बहुत अच्छे से करें, इससे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है? नोट्स मैंने चैप्टर 5 के आई गेस भेज दिए हैं, आप लोगों ने चेक किए कि नहीं किए पता नहीं, पर मैंने चैप्टर 5 के नोट्स मैंने भेजे हैं। चेक किए आप लोगों ने? चेक नहीं किया।
हाँ चैप्टर 5 के मैंने करेंगे नोट्स, हाँ नोट्स मैंने भेज दिए हैं चैप्टर 5 के, पीडीएफ फाइल मैंने भेजी है। तो 5.36 थोड़ा लंबा है, वर्क करें, कोशिश करें, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इतना अभी के लिए करें, बाकी और देखते हैं। ये सॉल्यूशन जो भी मैंने ये होमवर्क दिया है, ये होमवर्क सॉल्व होके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। ये सॉल्व करके अपने पास रख नहीं लेना है, या सर को सिर्फ बोलने के लिए नहीं करना है। पूरा सॉल्यूशन मतलब कॉपी में फोटोज आनी चाहिए गूगल क्लासरूम में नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। ये होमवर्क है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अदिति। फिर शायद वो नेटवर्क इशू होगा अदिति, फिर हो सकता है नेटवर्क इशू हो, ठीक है। अंशिका क्या कह रहे हो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर दो? आवाज नहीं आ रही है अंशिका आपकी। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हो? चैट पे लिखो। फाइव 5.16 के बाद कौन कौन सा बोल दिया मैंने? 5.16 के बाद सर 5.18, 5.19, 5.18, 5.19 और करो, आप करो। 5.21, 5.25, 5.25, फिर 5.27, देन 5.28, फिर 5.29, फिर 5.32 एंड 5.33, उसके बाद 5.36 लास्ट। सर 5.28 और 5.29 भी करना है? 5.28, आपने कहा था हाँ कि अभी रहने 5.28 भी देंगे। करना है। 5.29 में मैंने बोला है कि जो 15 डिग्री की वैल्यू है वो मत करना, मतलब सॉल्व करना, पर 10-15 डिग्री को उसको लेके मतलब ज्यादा टेंशन में मत आ जाना, उतना रख के आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे को बस ये देखना है कि आप लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो कि नहीं, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले होमवर्क कर लेना, भूलना मत। मेरे को नेक्स्ट क्लास में ये सुनने को ना मिले कि सर भूल गए, रह गया, ये था वो था, बाहर गए थे, ये सब नहीं सुनना मेरे को, ठीक है ना। तो होमवर्क हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। ओके सर, ओके। ओके बाय। हैव अ गुड डे सर।